जुबैर साहब, हम गुज़िश्ता रोज बात कहते हैं, आपने चैलेंज किया मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला और आपकी आईनी पिटीशन जो है वो दायर की गई है और आज ही इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं आम इंतखाबात तो अब 90 दिन में हो ही नहीं सकेंगे। जो स्केड्यूल सामने आया 17 अगस्त से आगाज हो रहा है, 14 दिसंबर 2023 को एंड हो रहा है। 90 दिन में तो इंतखाबात अब नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कौन इंश्योर करेगा कि 90 डेज में? पीपल्स पार्टी भी ऑल्दो के फेवर में वोट कर रही थी सीसीआई में, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ही नहीं है डीलिमिटेशन की। रिक्वायरमेंट अगर है कॉन्स्टिट्यूशनल कोई तो वो है 90 दिन के अंदर। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये कल बात आपके साथ यही हो रही थी कि देखिए आईनी जो तकाजे होते हैं वो हद सब पे हावी होते हैं। देखिए इलेक्शन को डीलिमिटेशन करना, डीलिमिटेशन आइन के अंदर भी प्रोवाइडेड है, लेकिन मैंने आपको बताया हमने पिटीशन में ग्राउंड लिया कि रूल 7 और 8 है इनका रूल्स का, वो कहता है जी पहले एलोकेशन ऑफ सीट होगी फिर डीलिमिटेशन होगी। तो यहाँ आईनी तरमीम की जो बात आ जाती है कि आईनी तरमीम होना जरूरी है, पहले एलोकेशन ऑफ सीट। अब इन्होंने आज कल पिटीशन हमारे दाखिल हुई, आज मुझे नहीं पता, क्योंकि देखिए विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट इलेक्शन कमीशन के सारे फैसले बदनीयती पे मुबनी हैं। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई किया, पूरी गवर्नमेंट ने डिफाई किया, पार्लियामेंट ने डिफाई किया, उनका खिलाफ किया, उनके खिलाफ इल्जाम लगाए जो इलेक्शन का आया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में फैसला। आपने आइन की खिलाफ वर्जी की, आपने हुक्म सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की। आज इन पे पाबंद हैं ये लोग इलेक्शन कर, इनका काम क्या है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कराना, ठीक है। उसके लिए आप अब जो लोग बड़े हैं हमारी आबादी वो तो इलेक्टोरल रोल्स के अंदर आ जाएंगे लोग। अच्छा आपको और कभी भी करवाने के लिए इलेक्शन के लिए तैयार होना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब ये कासिम सूरी का केस चल रहा था, इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उस वक्त जाके कोर्ट में तैयार थे नहीं, उन्होंने कोर्ट पूछ रही थी कि इलेक्शन अभी हो सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये होंगे 7 महीने हमें दरकार है जिसमें डीलिमिटेशन और ये सारी चीज। तो वो अक्टूबर 2022 की बात हो रही थी, ठीक है। और आप देखिए प्रोविजनल रिजल्ट तो मई में आ गए थे। तो सीसी ने जो भी किया बात की बिल्कुल एंड में आके किया, इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। वो आप ना कराएं, आइन को तोड़ें। इंटेंशनली ये डिले किया गया है मामला। मैं ये कह रहा हूं, देखें वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो लग रहे हालात उसमें लग रहा है कि एंड में आके जो किया इसका मकसद ये था कि इलेक्शन को आगे ले जाना है, इलेक्शन 90 दिन में कराने। और देखिए यहाँ एक इशू और आ रहा है, आपने देखा होगा इन्होंने इलेक्शन एक्ट की तरमीम की और 57 को चेंज करके पहले प्रेसिडेंट को डेट देनी थी इन कंसल्टेशन। लेकिन जहां तक जो प्रेसिडेंट ने अभी जो डिसॉल्व की है असेंबली, आर्टिकल 48(1) के तहत की है। 48(5) ये कहता है क्लॉज 5 कि जब प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है तो प्रेसिडेंट को तारीख देनी है विद इन 90 डेज। अब ये प्रेसिडेंट बाउंड, मेरा व्यू है कि प्रेसिडेंट शुड गिव द डेट, प्रेसिडेंट को तारीख देनी इररिस्पेक्टिव। इन्होंने जो इशू किया प्रेसिडेंट को 90 दिन में, वो भी पाबंद है देने में अंडर आर्टिकल 48(5). अब वो नहीं देते वो अलग बात है, क्योंकि फिर आर्टिकल 57 के अंदर 2 के अंदर वो 54 दिन का पूरा इलेक्टोरल आपका प्रोसेस होता है। तो उसको जस्ट भाई आपको याद होगा पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई इसलिए फिक्स की थी कि इन्होंने आके कहा इलेक्शन कमीशन ने कि जी हमें 54 डेज चाहिए, 54 दिन चाहिए पूरे इलेक्शन का, तो हम अप्रैल में नहीं करा सकते, तो इसलिए 14 मई तारीख दी गई। लेकिन साबका हुकूमत में बड़े टॉप लीगल माइंड्स जो है वो मौजूद थे और 12 ये बात कही गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है जिसके 2/3 मेजोरिटी चाहिए, चाहे एहसन इकबाल साहब हो और राना सनाउल्लाह साहब हो, आजम नजीर तारर साहब हो, सबकी पोजीशंस ऑन रिकॉर्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तो इनको पता था डीलिमिटेशंस के प्रोसेस नहीं। इनका देखिए एक व्यू ये आया जो अखबार में मैंने पढ़ा इनका तारर साहब का, और इनका व्यू था कि हमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। ये एक व्यू है। देखिए हमारा एक व्यू है, दूसरी साइड भी हो सकती है। अगर उनका व्यू हमारा व्यू ये है, उनका व्यू है, तो आके साबित करें कोर्ट में। कोर्ट हो सकता है आपकी बात माने कि आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, डीलिमिटेशन चाहिए। देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ ये होता है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं उन सबको हार्मोनाइज करना होता है। आप ये नहीं कह सकते 51 जो है वो 224 में कॉन्फ्लिक्ट है। 224 आर्टिकल 48(5) सब 90 डेज की, गवर्नर भी पाबंद होता है, ये प्रेसिडेंट भी पाबंद है 90 डेज के अंदर देने की। तो इलेक्शन कमीशन का काम अगर इलेक्शन कराना है तो, और 218(3) में के फ्री फेयर इलेक्शन कराना है, आपको सारी तैयारी करनी चाहिए थी और ये विद इन 90 डेज आपको कर देना चाहिए था। जिस तरह ये पीपल्स पार्टी की भी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं कुंडी साहब अब जाके, और वो कह रहे हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट डीलिमिटेशन के लिए अब नहीं है, तो यानी कि सीसीआई का अगर फैसला मंजूरी दे भी दी गई है नए सेंसस के हवाले से, उसके बेसिस पे विदाउट डीलिमिटेशन ही करवाई जा सकती है। देखिए इनका जो इलेक्शन कमीशन का जो चैप्टर है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो डीलिमिटेशन की बात करता है। ये नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ लें,
उसके अंदर लिखा हुआ है। तो लेकिन पॉइंट इज दैट डीलिमिटेशन को बेसिस बना के इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्योंकि वो एक देखिए, अगर आपने इलेक्शन पहले आपने देख लिया पंजाब उसमें हुआ, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं, क्योंकि अब कोई पाबंदी नहीं है 90 दिन का, और आपने वही ग्राउंड आपने आप 90 दिन से आगे जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, तो क्या रोकना है कि आगे जाके इलेक्शन को आप करते हैं। केयर टेकर का क्या काम है? इलेक्शन कराना। इन्होंने इस गवर्नमेंट ने इस पार्लियामेंट, ट्रंकेटेड पार्लियामेंट, 10-10 20-20 लोग होते थे मौजूद, उन्होंने उसको भी अमेंड कर दिया। सेक्शन 230 जो केयर टेकर का था उसमें 232 ऐड किया कि वो फाइनेंशियल डिसीजंस भी ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता सदर साहब ने वो साइन कर दिया है नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ये बात, लेकिन अगर फर्ज करें कर भी दिया है तो आप खुद पावर आपने केयर टेकर को दे, लेकिन केयर टेकर का मकसद जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की और लॉ है कि वो डे टू डे फंक्शन करेंगे और इलेक्शन कराएंगे, रूटीन मैटर्स तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, जुबैरी साहब अगर 90 डेज से तजावुज करता है, जो कि आज के डिसीजन से ये इलेक्शन कमीशन के बजाय नजर आ रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आइन से इनराफ के मुर्तकिब कौन कौन होगा? सर ये तो मैं आपके चैनल्स पे मुख्तलिफ जगह कोर्ट के अंदर कह चुका हूं कि सबसे इनराफ तो सब ने किया है, आइन को सबने तोड़ा इसमें, और सबसे बड़ा रोल इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए था इन लोगों ने जो इनहराफ किया, इलेक्शन नहीं कराए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां आपने एक्शन नहीं लिया। यही वजह है कि आज ये इस पोजीशन में कि हर कोई इज्जत ही नहीं दे रहा कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन अब अगर हमने सिर्फ किताबों में रखना है, देखिए एक इलेक्शन या तो आपको फैसला करना है, या तो आप एक जमहूरी मुल्क रहेंगे जो आप आइन के तहत चलेंगे, या फिर मेरी और आपकी जो मर्जी होगी उसके हिसाब से चलेंगे। फिर अपने आप को डेमोक्रेटिक ना कहें, फिर आप 6 महीने के आप साल 2 साल केयर टेकर सेटअप चलाइए। तो सर ये अब तो ये फेडरल लेवल पे, और आज जिस तरह से एक 25 रुकनी कैबिनेट तश्कील दी गई है, ये जो आज जिन्होंने हल्फ उठाया है, 25 सर ये काफी ज्यादा एक, और ये पहला फेज है, ये पहला मरहला है जिसमें एक तवील ये एक लिस्ट नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद भी एक सेकंड फेज भी होगा। बहरहाल इससे इंप्रेशन तो यही मिलता है कि देव कम इन फॉर अ लॉन्गर इनिंग। वो देखिए लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा जिस तरह 2 सूबों में इंप्रेशन कोई भी हो, यहाँ जो पावर्स जो मैटर करती हैं उनका डिसीजन हो कि जी आगे चलेंगे। ये जो पिछले गए वो चाहते हैं कि लोग उनके जो ये माशी या हालात हुए, लोगों की जो मुश्किलात हुई वो भूल जाएंगे उस पर, लेकिन देखिए अब भूलने का वक्त नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों को याद है जिन लोगों ने जिनके साथ किया। जो देखिए मेरा आपका हक है मैं वोट करूँ, और पाकिस्तान का ये बेसिक उसूल है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आई हैव अ राइट टू बी गवर्न्ड बाय चोजन रिप्रेजेंटेटिव, माय चोजन रिप्रेजेंटेटिव। उनके थ्रू अल्लाह की हकमियत अल्लाह की है, टू बी एक्साइज टू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव। ना पंजाब में ना कुछ, ना ये लोग हैं, इनका कोई इख्तियार नहीं है कि बियॉन्ड 90 डे आप इलेक्शन कराइए, जो पार्टी जीतती है सही फेयर फ्री इलेक्शन, जो इस मुल्क में मैं तो नहीं समझता मुमकिन हो गया कि आप एक आदमी को दीवार के साथ लगा के एक पार्टी को फिर इलेक्शन करा दें, तो इस तरह नहीं होगा। आप सबको चांस दें और फिर लेट द नेशन डिसाइड। हाँ, आपने वैसा नहीं करना जैसे स्टालिन कहा करता था सोवियत यूनियन में, जो वहां का होता, स्टालिन कहता था कि जी लोग वोट करना चाहते हैं, उनको वोट करने दो, वोट डालने का शौक है डालें, रिजल्ट तो मैंने ही अनाउंस करना है। बस भाई साहब अगेन यही वाली बात कि चूंकि दिस इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स, आपकी पिटिशन को अलॉट हो गया नंबर? नहीं, अलॉट नहीं हुआ अभी तक, मेरे नॉलेज में आज तक तो नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है और सुप्रीम कोर्ट बार ने एक उसूली फैसला किया। हम लोग हमेशा आइन और कानून के साथ करते, उसको मद्देनजर रखते हैं हमने पटिशन डाली है। अब ये जजेस का, चीफ जस्टिस का सवाबदीद है कि वो नंबर लगा के कब इसको टेकअप करते हैं। देखिए हमने केस फाइल कर दिया, हमने अपनी आईनी जो मतलब एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक सुप्रीम कोर्ट बार की हैसियत से जो हमारा एक रोल है, हमने अपनी तरफ से पटिशन फाइल कर दी। अब ये उनके ऊपर है कि उसको हमने अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई हुई है। अब ये सवाबदीद चीफ जस्टिस की होती है कि वो कब इस टेक एक और सवाल, चूंकि इस किस्म के जो अहम मामला थे उस पर हमेशा आपको पता है 3-2 और 4-3 का भी जो मामला जिस तरह से नजर आया था, उस पर इवन लॉयर्स कम्युनिटी, लीगल फ्रेटर्निटी जो है उसके बड़े एक डिवाइडेड एक व्यूज नजर आ रहे थे। आपको लगता है ऐसे में मतलब इवन लॉयर कम्युनिटी, लीगल फ्रेटर्निटी को एक पेज पे होने की बहुत जरूरत है? लेकिन आप एक बात का आप ख्याल रखें, देखिए आपने जो डिफरेंस बात की वो आप बात कर रही हो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार में बीच में, देखिए उसकी एक वजह है कि आजम नज़ीर तारड़ जो लॉ मिनिस्टर थे वो भी हमारे पाकिस्तान बार की, जैसे मैं भी सदर हूं लेकिन मैं पाकिस्तान बार का भी मेंबर हूं, लेकिन हमारा ग्रुपिंग होती है वो माइनॉरिटी में। अब उनका उस गवर्नमेंट का एक स्टैंड था कि 4-3 का ही, वही अटर्नी जो उनके वकील थे उसने आके और इन्होंने यही कहा, ये आजम नज़ीर तारड़ ने ही कहा था 4-3 की डिबेट जो शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि नहीं इस तरह की बात नहीं है। पार्लियामेंट में भी वही बात, क्योंकि
आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, पाकिस्तान बार में वो लोग, इसलिए मेरे ख्याल से उठाए, लेकिन ये वक्त उसका नहीं है। देखिए आपका हो सकता है डिफरेंस हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो नहीं हो रहे, तो वेयर इज दैट मूवमेंट? मतलब वो जो वकला तहरीक के लिए निकल जाते हैं, मुल्कगीर एहतजाज होता है। मैं ये कहता हूं आप लोगों ने यहां तक बात की कि लाइक माइंडेड जजेस की बेंचेस बन जाती हैं, यानी फुल कोर्ट नहीं बनता, हर वक्त आके फुल कोर्ट फुल कोर्ट फुल कोर्ट। कासिम सूरी का केस में फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट की दूसरी पार्टी ने, जो अब आप जिसका नाम भी आप नहीं ले सकते, इसके लीडर का नाम भी लेना आपके चैनल पे मना है, तो वो रिजेक्ट हुए। उस वक्त यही वो जजेस थे जो फैसला किया, तो उनसे अच्छे कोई जजेस नहीं थे। जब वही बेंच ने दूसरा फैसला किया, वो पंजाब का फैसला मुख्तलिफ फैसला किया, तो फुल कोर्ट आप बनाए। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं, हर जज ने आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब ये जो हमारे चीफ जस्टिस डेजिग्नेट हैं, वो उन्होंने भी आइन को ओथ लिया है, उसका हल्फ लिया है कि उसको प्रोटेक्ट करने का। ये देखें, जज जो होता है अपने कॉन्शियस से फैसला करेगा, आइन उसका इंसाफ के साथ। तो ये कहना कि जी वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो जाएगा, मैं समझता हूं ये बिल्कुल मुगालते में है। और सबके लिए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड अगेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको फॉलो करना, उसके ऊपर अमल दरामद बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही होती है, इसे तशरीह कर रही होती है ना उसकी। वो तो दे आर आल्सो अंडर द सुप्रीम। यही वजह है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज तक कोर्ट ने सेट असाइड नहीं की कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हम भी पाबंद हैं। राइट। और जुबैर साहब, आपकी चूंकि पिटीशन में आपने फरीक बनाया इवन केयर टेकर्स को, तो नेचुरली वो उस पर भी क्लैरिटी आ जाएगी कि जो पोजीशन वो लोग लेते हैं, अगरचे अब ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है, अगर होती है तो। थैंक यू सो मच जुबैर साहब।